देखिए, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक कस्टमर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसका 5 करोड़ का टर्नओवर है। 45 ईयर्स से वो अपना बिजनेस कर रहा है। और अभी के टाइम पे उसका जो एज होगा ऑलमोस्ट 65 to 70 के बीच में है। और पैट उसका 20% है, यानी 1 करोड़ का पैट है उसका साल का। और उसको अपने बिजनेस में ऑटोमेशन लेके आना है, सिस्टम एंड प्रोसेस को बिल्ड करना है। अब क्या क्या दिक्कत आ रहा है बहुत ध्यान समझिएगा। उसको सबसे पहले दिक्कत आ रहा है इन्वेंट्री में, क्योंकि मैन्युफैक्चरर है तो इन्वेंट्री का रिक्वायरमेंट उसको होता है। तो उसके पास कितना माल आया, उसमें से कितना खत्म हुआ, कितना वो प्रोडक्शन कर पाया, कितना वो आगे बेच पा रहा है, इसका उसके पास कोई ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं है। क्योंकि उसके पास कोई ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं है, तो जो प्रोडक्ट का शिपमेंट है वो काफी डिले हो जाता है। अब क्योंकि उसके प्रोडक्ट का शिपमेंट डिले हो रहा है, तो उसका कस्टमर टिक नहीं रहा है उसके पास। और इन सारी चीजों के लिए वो ट्रैक नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से एट द एंड जो शिपमेंट है वो टाइम पे नहीं जा रहा है। और उसको ये पता है कि इस सारी चीजों को सही कैसे करना है। इस कस्टमर को सारा चीज पता है कि सही कैसे करना है। तो पहला तो है उसका इन्वेंट्री का इशू। इन्वेंट्री में इशू आ रहा है कि कितना माल आया, वो मंगा अच्छा दे रहा है लेकिन उसका ट्रैकिंग नहीं कर पा रहा है और मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहा है इन्वेंट्री का। उसके बाद जो प्रोडक्शन में लोग बैठे हैं, उसका भी कोई ट्रैकिंग और मैकेनिज्म, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग नहीं कर पा रहा है। सारा चीज मैनुअली है। उसके बाद क्योंकि सारा चीज मैनुअली है, तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि मेरा डेट टाइमलाइन इस दिन को डिलीवर करने का है, उसके पहले कितना तक काम हुआ है, ताकि हम उस समय तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि मेरे पास अगर नहीं दिख रहा होगा स्कोर बोर्ड, तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि हम उस स्कोर से, जो मेरा टारगेट है उससे हम कितने पीछे हैं। तो उसके पास इन्वेंट्री में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसकी वजह से उसका ऑन टाइम शिपमेंट नहीं हो रहा है। सेकंड, अब क्या है कि उसका जो HRMS है, एम्प्लॉयज, क्योंकि उसके पास मैन्युफैक्चरिंग है तो एम्प्लॉयज की संख्या ज्यादा है। एम्प्लॉयज उसके पास 20 के अराउंड है। अब क्योंकि 20 एम्प्लॉयज हैं और 20 एम्प्लॉयज के लिए उसके पास कोई सिस्टम नहीं है, सारा चीज मैनुअली हो रहा है, तो उसका सैलरी भी टाइम पे नहीं आ पा रहा है। सैलरी में भी डिले हो जा रहा है उसका। अब क्योंकि सैलरी में डिले हो रहा है तो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन खराब हो जा रहा है। सॉरी, एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन खराब हो जा रहा है। क्योंकि एम्प्लॉयज जो है सैलरी के डेट पे अपना सारा चीज प्लानिंग कर रखा है कि मेरे को इस दिन सैलरी आएगा, मैं इस तरीके से करूंगा। क्योंकि सारा चीज मैनुअली है, तो उसके अकाउंटेंट भी सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उसके एम्प्लॉयज का सेटिस्फेक्शन खराब हो रहा है। अब थर्ड क्या है, कस्टमर उसके। अब क्योंकि वो अभी तक सारा चीज मैनुअली कर रहा है या फिर एक्सेल पे कर रहा है, तो एक्सेल पे करने की वजह से उसको पता ही नहीं चल पा रहा कौन सा कस्टमर अच्छा है और कौन सा कस्टमर कब माल लेके जाता है। यानी वो प्रोजेक्शन भी नहीं लगा पा रहा है कि कस्टमर कितना माल लेकर के जाएगा, कौन सा आइटम में माल कितना बिकेगा। कोई प्रोजेक्शन नहीं लगा पा रहा है। और कौन सा कस्टमर अच्छा है, यानी कि अभी तक जितने भी कस्टमर लेके गए, कौन सा कस्टमर सबसे ज्यादा माल लेके गया है, कौन कस्टमर बहुत कम माल लेके गया है, किसी को कितना ऑफर देना है, ऐसा कोई उसके पास ट्रैकिंग मैकेनिज्म का मटेरियल नहीं है, जिसकी वजह से वो कस्टमर को भी अच्छे से सर्विस नहीं दे पा रहा है। तो चाहता है कि मेरे को पता है कैसे कस्टमर को सर्विस देना है, कैसे कस्टमर तक पहुंचना है, लेकिन मेरे पास कोई मैकेनिज्म नहीं होने की वजह से हम नहीं कर पा रहे इस काम को। यानी कि मेरे को पता है करना कैसे है, हर चीज पता है, लेकिन मैनुअली नहीं कर सकते ना अकेले। एक आदमी कैसे अकेले कर लेगा हर चीज को। अगर वो मैनुअली केवल एक चीज को करने जाएगा तो उसको उसी चीज को ट्रैक करने में 1 घंटा लग जाएगा, तो उसको बाकी सारा काम छूट जाएगा। तो उसको पता है करना कैसे है। चौथा, जो एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज का प्रोडक्टिविटी और एम्प्लॉयज का मॉनिटरिंग उसके पास बिल्कुल भी नहीं है। उसको पता है सुबह की हर एम्प्लॉय से क्या काम कराना है, लेकिन अगर मान के 2 बज गया, 2 बजे तक उसको आधा काम करना था, लेकिन क्योंकि उसके पास मॉनिटरिंग नहीं है, तो पता ही नहीं कर पा रहा है कितने एम्प्लॉय आधा काम किए या नहीं किए हैं। अब उसको अचानक से सामने पता चलता है कि काम इतना पूरा होना था, इतना हो ही नहीं पाया। अब क्योंकि सामने पता चला तो कुछ नहीं कर सकता है। अगर वो सामने एम्प्लॉयज को रोकेगा, तो एम्प्लॉयज बोलेंगे यार काम नहीं करना है, और नहीं रोके तो उसका कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। अब यहाँ पे ऐसा दिक्कत नहीं है, उसको पता नहीं कैसे करना है, लेकिन वो कर नहीं सकता है कुछ। उसको पता है कैसे करवाना है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि उसको दिन में पता ही नहीं चल पा रहा है कि 12 बजे तक कि 20% काम होना चाहिए था, 20% काम अभी तक नहीं हुआ है। अगर वो दिन के 12 बजे प्रेशर डालता अपने एम्प्लॉयज पे, तो रात तक काम हो जाता। उसको पता है इस काम का, इस बात का। लेकिन वो दिन में 12 बजे कब डालेगा उस पर प्रेशर, जैसे पता तो चले कि अभी 20% काम होना था, 20% काम हुआ ही नहीं है, तभी तो डाल पाएगा प्रेशर अपने एम्प्लॉयज पे कि दो भाई तुम्हारा छुट्टी हो जाता है 8 बजे, 12 बज गया है, तुमको 20% काम करना था, फटाफट 20% का काम करो, ये तो भाई फिर दिक्कत होगा, फिर तुमको जाने में दिक्कत आएगा। तो अब उसको चाहिए क्या कि उसको पूरे बिजनेस के बारे में हर एक चीज पता है,
वो अपना ये सारा का सारा चीज को टेक्नोलॉजी पे लाना चाहता है, ऑटोमेट करना चाहता है। उसको हर बिजनेस का पूरा रोडमैप क्लियर है, करना कैसे, क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, लेकिन मैनुअली नहीं कर सकता हर चीज को। तो वो सिस्टम, प्रोसेस और ऑटोमेशन के थ्रू आना चाहता है। अभी वो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये चार अलग अलग इसके पास प्रॉब्लम है। सबसे पहला प्रॉब्लम है इन्वेंट्री को लेकर के। तो इन्वेंट्री को लेकर के उसको ईआरपी इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अपने पूरे बिजनेस में। जैसे ही वो ईआरपी इंप्लीमेंट करेगा, तो कितना माल आया, कितना इस्तेमाल हुआ, कितना बचा हुआ है, कितने अगले महीने यूज होगा, ये सारा चीज का प्रोजेक्शन उसको वहीं पे वहीं मिल जाएगा। तो उसको एक ईआरपी बनवाना पड़ेगा अपने कंपनी के लिए, अपने काम के अकॉर्डिंग। जैसे ही उसका ईआरपी बन जाएगा, उसका इन्वेंट्री का जितना भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। इन्वेंट्री का वो रियल टाइम ट्रैकिंग कर लेगा, तो रियल टाइम वो जो है उसमें रिस्पॉन्स ला सकता है। जैसे उसको रियल टाइम पता चलेगा कि अभी मेरा ये आइटम इतना खत्म हो चुका है, इतना बचा हुआ है, तो रियल टाइम वो उसका ऑर्डर दे देगा। तो जो इन्वेंट्री का प्रॉब्लम है, वो यहाँ ईआरपी से सॉल्व कर लेगा, क्योंकि उससे वो फोरकास्टिंग भी कर पाएगा, उसे प्रेजेंट में है कितना वो भी देख पाएगा। ये सारा का सारा जो उसका ईआरपी से सॉल्व होगा। अब सेकंड आते हैं कस्टमर्स को लेकर के, कि कस्टमर जो है उससे माल लेके जा रहा है, अगले महीने कितने लोग लेके जाएंगे, कौन अच्छे कस्टमर है, कौन खराब कस्टमर है, किसको निकालना है, किसको ऐड करना है, कितने नए कस्टमर हर महीने आ रहे हैं। ये सारा का सारा चीज ट्रैकिंग के लिए चाहिए इसको एक सीआरएम। सीआरएम में वो एक क्लिक पे सारा डाटा एक बार में क्लिक इकट्ठा कर लेगा। तो उसको बनाना पड़ेगा अपनी कंपनी के लिए एक अच्छा सीआरएम। अब सीआरएम बनाने के लिए जो है, जहां पे सारा चीज एक ही बार में आ जाएगा, एक अच्छा सीआरएम में ये सारा डाटा एक ही बार में आ जाता है। अब सीआरएम के थ्रू जो उसका कस्टमर का प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। जैसे ही इन्वेंट्री और कस्टमर का डाटा एक साथ मिक्स होगा, तो उसका जो ऑन टाइम शिपमेंट का इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। इन्वेंट्री के थ्रू पता चल जाएगा कितना इन्वेंट्री बचा हुआ है, तो इन्वेंट्री नहीं होने की वजह से एम्प्लॉयज काम ना करेगा वाला इशू भी नहीं आएगा। अब थर्ड आते हैं एम्प्लॉयज के लिए। तो एम्प्लॉयज के वर्क फ्लो को ऑटोमेट करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं वर्क फ्लो ऑटोमेशन एम्प्लॉयज का। तो उसको अपने एम्प्लॉयज का वर्क फ्लो ऑटोमेशन करना पड़ेगा, और उसका रियल टाइम ट्रैकिंग एंड डैशबोर्ड लाना पड़ेगा अपने सीआरएम के ऊपर। ये भी चीज सीआरएम के ऊपर आ जाता है, कि उसका एम्प्लॉयज कितना काम किया है, 12 बजे तक, 2 बजे तक, 8 बजे तक। अगर उसको 20% काम करना है तो 20% काम किया है या नहीं, और अगर 40% काम करना है तो 40% काम किया है कि नहीं। और उसको अगर 8 बजे तक अगर अपना पूरा काम करना है तो पूरा काम किया है कि नहीं। और अगर पूरा काम नहीं किया तो उसको पता चल जाए कि आज पूरा काम नहीं किया, ताकि अगले दिन आकर के वो पूरा काम कर दे। तो इस तरह का उसको रियल टाइम ट्रैकिंग चाहिए। इसके लिए आता है एमआईएस। एमआईएस कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहां पे हर एम्प्लॉय से पता चल जाए कि उसका काम इतना था और उतने ही काम करके गया, ताकि उसके मालिक को डांटना ना पड़े कि भाई तुम पूरा काम नहीं किया है। जैसे ही उसके पास दिख जाएगा कि एक दिन हम कम काम किए हैं, चलो एक दिन तो आदमी सह लेगा, लगातार 2 दिन काम कम करेगा, तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय खुद प्रेशर में आ जाएगा, थर्ड डे पूरा काम खुद करेगा। तो उसको चाहिए एक एमआईएस का बंदा, जो हर डिपार्टमेंट वाइज, हर पर्सन वाइज, हर चीज का डाटा निकाल के उसको दे दे। ये डाटा जो है उसके मालिक को भी दे, और हर एम्प्लॉय को भी पास भी जाए, ताकि वो अपना ट्रैकिंग सारा चीज अच्छे से कर पाए, और वो टाइमली ट्रैकिंग होते रहे। तो एमआईएस के थ्रू ये जो ये प्रॉब्लम है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग का, ये भी खत्म हो जाएगा। एक अच्छा सा बंदा चाहिए एमआईएस का। एमआईएस का मतलब होता है जिसको एक्सेल में बहुत अच्छे से मास्टरी होती है, उसे कहते हैं एमआईएस का बंदा। एमआईएस के बंदा को एक्सेल बहुत अच्छे से आता है। ठीक है। अब चौथा आता है एम्प्लॉयज का सैलरी, एम्प्लॉयज का बेनिफिट, एम्प्लॉयज का छुट्टी, ये सारा का सारा चीज। अब क्योंकि एम्प्लॉयज अगर खुश नहीं रहेगा, तो वो नौकरी ढूंढेगा और अच्छे से प्रोडक्टिविटी नहीं देगा। इसके लिए चाहिए उसको एचआरएमएस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। उसको एक अच्छा सा एचआरएमएस अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग बनवाना पड़ेगा, जहां पे कितना छुट्टी बचा हुआ है, कितना छुट्टी इस्तेमाल कर लिया है, कितना उसके पास सैलरी आना चाहिए था, कितना कटना चाहिए था, कितना उसको बोनस मिला है, हर एक चीज दिख जाए। जिससे अकाउंटेंट तुरंत के तुरंत उसको जिस दिन सैलरी देने का डेट है उस दिन उसको भेज दे, और एम्प्लॉयज को भी क्लियरली हर चीज शो होते रहे। तो जैसे ही ये चार चीजें बना लेगा और चारों को आपस में इंटीग्रेट कर देगा, ताकि हर जगह हर चीज दिख रहा हो, तो उसका पूरा बिजनेस जो है ऑटोमेट हो चुका होगा। उसकी हर एक चीज उसको सामने दिख रहा होगा, और उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो वो एम्प्लॉय, वो जो हमारा कस्टमर था, वो यही चाह रहा था कि मेरे पास सबका रोड मैप बना हुआ कैसे कैसे होता है, इसी को मेरे को डिजिटली लेके आना है, और डिजिटली ला करके मेरे को अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना है। इसे कहते हैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन।
यानी कि आपको पता है करना क्या है, लेकिन क्योंकि आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है, क्योंकि आपको डिजिटल नॉलेज नहीं है, तो आप किसी और से अपना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करवाना चाहते हैं कंपनी का। तो वो अपनी कंपनी का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करवाना चाह रहा था इन सारी चीजों के माध्यम से। पहला चीज, अब क्योंकि समझिए, ये जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अभी क्योंकि वो 5 करोड़ के टर्नओवर पे, कितने पे है, 5 करोड़ के टर्नओवर पे, और उसका प्रॉफिट 1 करोड़ है, तो अभी के टाइम पे उसके लिए फिजिबल नहीं है, क्योंकि ये पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कराने में उसको कम से कम 50 से 60 लाख रुपए लगेगा। और 50 से 60 लाख रुपए में नॉर्मल कंपनी आएगी, बड़ी कंपनी नहीं आएगी उसके पास। बड़ी कंपनी और चार्ज करेगी। और ये सारा काम करने के लिए उसको एक्सपर्ट लोग चाहिए। उसको नॉर्मल बंदे से काम नहीं करा सकता ये। नॉर्मल लोगों से काम करेगा तो नॉर्मल काम मिलेगा उसको। तब पूछे, करे तो करे क्या फिर? क्योंकि 5 करोड़ का टर्नओवर है, 1 करोड़ का पैट है, और अभी ये करा नहीं सकता है, तो करे क्या? अभी उसके लिए क्या करना चाहिए कि अभी उसके इंडस्ट्री में जो अच्छा एचआरएमएस है उसको लेकर के आए। एप्लीकेशन मतलब हर इंडस्ट्री में मिलता है एचआरएमएस, उस इंडस्ट्री स्पेसिफिक। तो उस इंडस्ट्री का एचआरएमएस लेकर के आए और अभी अपनी कंपनी में उसी को इंटीग्रेट कर दे। इसी, जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री का सीआरएम भी मिलता है, तो उस इंडस्ट्री का सीआरएम लेकर के आए, उसी को इंटीग्रेट कर दे अपने पास। उसी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सीआरएम ऑलरेडी प्री बिल्ड होता है, उसमें कुछ अगर कस्टमाइजेशन कराना है तो करवा सकता है, जहाँ बहुत कम चार्जेस लगेगा। उसी इंडस्ट्री का एचआरएमएस मिलता है, एक एचआरएमएस खरीद ले उसी इंडस्ट्री का, और उसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा कस्टमाइज करवा ले और लगवा ले। उसके बाद उसको एक एमआईएस का अच्छा सा बंदा मिल जाए, वो उसको रिपोर्ट भेजते रहे। अगर वो सिर्फ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में काम करेगा, तो ये सारा चीज महीने का 1 लाख रुपए के अंदर हो जाएगा, कस्टमाइजेशन के साथ। अगर कस्टमाइज कराता है तो एक बार में मोटा पैसा लगेगा, लेकिन महीने का जो है उसका बहुत कम पैसा जाएगा। आराम से 50 70 50 हजार से लेकर के 1 लाख रुपए, 50 हजार से लेकर 1 लाख रुपए के बीच में उसका हो जाएगा काम। और अगर सिर्फ और सिर्फ रेडी टू यूज वो टेम्पलेट इस्तेमाल करता है, तब भी 1 लाख रुपए से कम में आ जाएगा, क्योंकि वहां पर एम्प्लॉय चार्जेस होता है, जितना एम्प्लॉय इस्तेमाल कर रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग उसका चार्जेस लगता है। तो इस तरीके से वो अभी सॉल्व कर सकता है अभी के टाइम पे, और आगे चल करके वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाली कंपनी से अपना बनवा सकता है। और ये क्या करे, चारों चीजों को आपस में इंटीग्रेट कर दे। और जैसे ही आपस में इंटीग्रेट कर देगा, उसका बिजनेस बहुत स्मूथली चलने लगेगा, और बहुत सही टाइम पे उसको ट्रैकिंग और सारा चीज मिलना चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से उस कस्टमर को आप बता सकते हैं कि सर हम लोग जो है कंसल्टिंग करते हैं, हम लोग जो है आपको एक वेंडर प्रोवाइड कर देंगे, जो वेंडर करके देगा। हमारे पास इस तरह का आपको बैकएंड डेवलपर नहीं मिल पाएगा, हम अभी बैकएंड डेवलपर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो आपको इस तरीके से पूरा बात करना पड़ेगा। उसको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का रिक्वायरमेंट था उस कस्टमर को। आप ये बोल सकते हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 3 तरह की कंपनियां होती है। एक होती है कंसल्टिंग कंपनी, जो कि टीयर 1 टॉप लेवल पे काम करती है, जहां पे आपको टॉप नॉच आदमी मिलेगा, टॉप नॉच सब कुछ मिलेगा, जिसे कहते हैं MBB। एम का मतलब होता है मैकेंजी, बी का मतलब होता है बेन, और अगला बी का मतलब होता है BCG। ठीक है। BCG का फुल फॉर्म होता है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ये 3 कंपनियां हैं, लेकिन इसका चार्जेस काफी हाई होता है। इसमें आपको लोग A1 मिलते हैं, और सारे लोग आपको IITM के मिलेंगे। ये IITM से नीचे हायर नहीं करती है, तो इसमें आपको उस तरह के लोग मिलेंगे। दूसरा आता है आपका, जो इससे नीचे आपको मिलेगा, वो मिलता है बिग 4। बिग 4 का मतलब हो गया जितने भी EY हो गई, KPMG हो गई, PwC हो गई, डेलॉयट हो गई। ये चारों कंपनियां जो है MBB से आपको 30 to 40% कम चार्ज करती है। अगर वो 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे होंगे, तो ये आपको 60 से 70 हजार में करके दे देगी। लेकिन यहाँ पे आपको उससे थोड़ा कम, इस मतलब कि उसी तरह के लोग मिल जाएंगे। वहां पे आपको क्योंकि चार्जेस ज्यादा कर रही है, तो उसके लोग जो है टॉप क्लास होते हैं। इसमें भी लोग अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग अच्छे नहीं होते हैं, बट क्योंकि उसके लोग जो है, अगर वो IIM से भी हायरिंग करते हैं तो टॉप 3 IIM से हायरिंग करती है। नीचे वाले जो हायरिंग करते हैं वो 21 IIM है, तो 21 IIM से हायर करते हैं। MBB वाले सिर्फ टॉप 3 IIM से हायर करते हैं, और टॉप 3 IIT से हायर करते हैं। उसके बाद बाकी जाते ही नहीं उन लोग। अब क्योंकि ये दोनों आपके बजट से बाहर है, इसका बजट इतना है कि आप नहीं दे पाएंगे अभी, और वो आपको आपको एंटरटेन भी नहीं करेगी। थर्ड आता है बुटीक कंसल्टिंग, जो छोटी कंसल्टिंग कंपनी होती है, जो सिर्फ एक चीज में ही मास्टरी होता है जिसका। अगर कोई फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो उसका फाइनेंशियल सर्विसेज में मास्टरी होगा, किसी का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मास्टरी होगा। तो हर बुटीक कंसल्टिंग कंपनी जो छोटी होती है, जो छोटे कस्टमर MSMEs को सर्व करती है, तो आप उससे बनवा सकते हैं।
वो आपसे चार्जेस लेंगे और वो बना देंगे। अगर आपको लगता है कि आप 40-50 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, तो आपको बना करके इस तरह का पूरा पूरा सिस्टम बना के दे देंगे, जिसमें कि आपका सीआरएम होगा आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग, आपका ईआरपी होगा आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग, आपका एचआरएमएस होगा आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग, आपका एमआईएस का पूरा सिस्टम होगा आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग। ये चारों चीज से आपका बिजनेस पूरा ऑटोमेट हो चुका होगा। आपको हर एक चीज डैशबोर्ड रियल टाइम पे दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप उस कस्टमर से बात कीजिए। हाँ, वो कस्टमर आपसे लेके नहीं जाएगा माल, क्योंकि हमारे पास कुछ बेचने के लिए नहीं है, लेकिन फ्यूचर के लिए आपका उससे रिलेशन बहुत तगड़ा बन जाएगा। और अगर कोई उसके पास रेफरेंस होगा, तो आप लाइफ में आगे बात कर सकते हैं। और अगर आप उसको जबरदस्ती बेचने की कोशिश कीजिएगा, तो उससे आपका रिलेशन खत्म हो जाएगा, और जिंदगी में दोबारा उससे बात नहीं कर पाइएगा आप। दोबारा आपको कभी कॉल नहीं उठाएगा। वो सीधा टू द पॉइंट बात करेगा, और आपको समझ जाएगा कि आप घुमाने फिराने का काम कर रहे हैं। तो उससे आपको दोस्ती बना के रखना है, रिलेशन बना के रखना, ताकि अगर कभी भी अगर आपको रेफरेंस का रिक्वायरमेंट पड़े या किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट पड़े, तो आप उससे ले पाएं। तो ये था हमारा केस स्टडी नंबर 3। तो इसको अब आपको आई होप पूरा अच्छे से क्लैरिटी मिल गया होगा। अगले दिन फिर डिस्कस करेंगे केस स्टडी नंबर 4, उसमें जानेंगे एक और बिजनेस के बारे में।